साथियों नमस्कार। आज दीपावली है और इस पावन अवसर पर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। दीपावली की आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और लक्ष्मी जी की असीम कृपा हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। साथियों, आज के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि भारत सरकार जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, वन नेशन वन रूल की बात करती है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, हम भी एक तरह से सरकार से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए यूनिफाइड मेडिकल रूल्स हो। आज के डेट में क्या है, रेलवे के जो पेंशनर हैं उनके लिए मेडिकल रूल्स RELHS है, रेलवे एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। जो अदर देन रेलवे हैं, पोस्टल वगैरह, उनके लिए CGHS है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसी तरह बाकी के लिए कुछ के लिए ECHS है और भी तमाम इस तरह के कुछ छोटे छोटे स्कीम्स चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर एक नियम बना दिया जाए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो अथवा सबको मिला जुला के एक सेंट्रली बना दिया जाए, तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी। इसी तरह आफ्टर रिटायरमेंट जो सेटलमेंट का जो रूल्स है वो अलग अलग है। रेलवे के लिए रेलवे अलग अपना सेटलमेंट रूल बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग बनाया हुआ है, तो इसमें भी एक रूपता होनी चाहिए। हमारी डिमांड है कि ये भी यूनिफॉर्म सेटलमेंट रूल्स फॉर्म किया जाए। और इस लास्टली पे जहाँ तक पेंशन की बात है, तो रेलवे एम्प्लॉइज के लिए, रेलवे पेंशनर्स के लिए रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स अलग है, सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स अलग बनाया हुआ है और भी इस तरह के कुछ रूल्स बने हुए हैं। मेरा मानना है कि इसे भी यूनिफॉर्म पेंशन रूल बनाया जाए, यानी कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, वन नेशन वन रूल की बात हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए यूनिफॉर्म मेडिकल रूल्स भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सेटलमेंट रूल्स भी होना चाहिए और यूनिफॉर्म पेंशन रूल्स भी होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार है, बेस है, और ये है संविधान द्वारा हमें आर्टिकल 14 के तहत जो फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है, उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्लॉज है, यानी कि जितने नागरिक हैं उनके लिए कानून के सामने समानता का अधिकार होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, इसमें दूसरा क्लॉज और दिया हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको कानून का समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिए। और थर्ड इसमें आइटम है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक ही तबके के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मुद्दा और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायिक निर्णय आता है, उस निर्णय को भी यूनिफॉर्मली सबके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब कोई जीत के आता है और उसी के जैसे तमाम लोगों का केस होता है, वो लोग भी कहते हैं कि भाई समान मामले में फला की टिकरी हुई है और वो रूल मेरे ऊपर भी अप्लाई किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में सरकार की ओर से एक शगुफा छोड़ा जाता है कि वो तो कोर्ट से जीत के आए हैं और आप कोर्ट में नहीं गए, इसलिए जो जीत के आया हम सिर्फ उसके ऊपर लागू करेंगे। सवाल उठता है कि यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ अथवा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्लॉज कहाँ चला गया। हम पुरजोर इस एटीट्यूड का विरोध करते हैं। साथियों, इसके साथ एक दूसरा टॉपिक है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। वो EPS 95 का है। आज के डेट में ये
तमाम यूट्यूब और फेसबुक वगैरह हर जगह छाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये ईपीएफओ के द्वारा 1995 में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाया गया और उस स्कीम में ये कहा गया कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और 10 इयर्स की सर्विस कंप्लीट किए हैं तथा 58 इयर्स एज अटेन कर लिए हैं, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। इसमें यह था कि उनके सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटा जाएगा और एम्प्लॉयर की ओर से 8.33 कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। फार्मूला ये बनाया गया कि लास्ट जो सैलरी होगा उस इंटू 8.33 बाई 100, अर्थात अगर किसी की सैलरी फर्ज कीजिए अंतिम रिटायरमेंट के टाइम में 15,000 है तो इसमें 8.33 का आप मल्टीप्लिकेशन करके 100 से आप भाग देंगे तो जो अमाउंट अराइव होता है दैट इज 1,250 रुपीज। नाउ इमेजिन कि 1,250 रुपया या 1,300 रुपया या 2,000 रुपया ये पेंशन आज की डेट में किसी के जीने के लिए क्या कुछ भी हद तक पर्याप्त है? आपका एक ही जवाब होगा नहीं। इसलिए क्योंकि जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वो भी इससे कहीं ज़्यादा जोड़ने पे आता है महीने का। तो सवाल ये उठता है कि 1,250 रुपया या 2,000 रुपये में हस्बैंड वाइफ और अगर उसका एक आश्रित है तो कैसे गुजारा करेगा? ये बहुत बड़ी त्रासदी रही है और इसके लिए EPS 95 के तहत जो भी रिटायरीज थे वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। हमारा पेंशनर फेडरेशन, भारत पेंशनर समाज, उनको काफ़ी सपोर्ट किया और भारत पेंशनर समाज का ये डिमांड था कि आज के डेट में यानी कि 7th CPC के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 किया गया है और सैलरी 18,000 किया गया है। तो जिस तरह न्यूनतम पेंशन 9,000 किया गया है, कम से कम उतना EPS 95 वालों को दिया जाए। संघर्ष का परिणाम अब हुआ कि सरकार इस पे कुछ सुगबुगाहट की स्थिति में है। तमाम नेता इसके लिए आगे बढ़ के जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। अब जो सरकार के अंदर सुगबुगाहट है उससे प्रेसिपिटेट होकर ये आ रहा है कि सरकार ये जो न्यूनतम जो पेंशन था उसको 7,500 के आसपास निर्धारित करने जा रही है। चलिए, ये अपने आप में सुखद समाचार है और साथ में मेडिकल बेनिफिट भी देने की व्यवस्था कर रही है, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ है और ना इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन किया गया है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि EPFO के तहत EPS 95 वाले आज के डेट में पेंशनर्स की तादाद अराउंड 89 लाख है। 89 लाख बहुत बड़ी तादाद है और भारत पेंशनर समाज इनके संघर्ष में साथ है, सदैव समर्थन करता रहा है और आज के इस दीपावली के अवसर पर ईश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं कि इनके लिए यथाशीघ्र अध्यादेश जारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नए समाचारों के साथ।